अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का एक चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो वो देखने जा रहे हैं। और बहुत मशहूर किताब है, बहुत मशहूर नावल है जिसको डैनियल डिफो ने लिखा है। ये कोई आज से 350 साल पहले की बात है, बहुत पुराना नावल है, लेकिन उसके बावजूद बहुत कामयाब है। आज तक पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। तो इंट्रोडक्शन उन्होंने खुद ही दे दिया चूँकि, तो मैं फिर उसी में से पढ़ के सुना देता हूँ। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द नेम ऑफ अ बुक बाय डैनियल डिफो। रॉबिन्सन क्रूसो एक किताब का नाम है जो डैनियल डिफो ने लिखी थी। डैनियल डिफो वाज बोर्न इन 1660। वो 1660 में पैदा हुए थे। हिज फादर वाज अ बुचर, उनके वालिद एक कसाई थे। एंड डैनियल डिफो वर्कड एट अ नंबर ऑफ ट्रेड्स बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट। लिखने से पहले उन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ तरह के काम करके देखे। वर्कड एट अ नंबर ऑफ ट्रेड, मुख्तलिफ तरह के काम करके देखे उन्होंने। और एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में उन्होंने लिखना फिर शुरू किया। ही रोट पोम्स एंड ओकेजनली रोट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्रिटिसिज्म कहते हैं तनकीद करने को। तो कभी कभी पोम्स लिखते थे और अक्सर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म लिखते थे कि जी गवर्नमेंट ये काम सही नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो काम सही नहीं कर रही। अब 1600s के अंदर जो है ये गवर्नमेंट जो है वो बादशाह की थी, और बादशाह की गवर्नमेंट में किसी बादशाह को गलत सलत कह देने से तो आप फ़ौरन जेल में जाएंगे। तो समटाइम्स ही वाज सेंट टू प्रिजन, कभी कभी वो जेल भेज दिए जाते थे। व्हेन ही वाज नियरली 60 ही रोट द स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो। जब वो तकरीबन 60 साल के हुए तो उन्होंने एक कहानी लिखी, रॉबिन्सन क्रूसो। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। ये बहुत कामयाब हुई, बहुत ही कामयाब हुई। एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस। और हमें तब से आज तक, एवर सिंस का मतलब तब से आज तक ये बच्चों में मकबूल है। इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल। अंग्रेज़ी के जो अजीम तरीन नावल्स हैं उनमें से ये पहला नावल है। अजीम तरीन इन द सेंस कि जिसको कि बहुत ही ज़्यादा पजीराई मिलेगी, जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है या शेक्सपियर के प्लेज़ हैं। तो या आज के जदीद दौर की बात करें तो हैरी पॉटर है। तो इस तरह के नॉवेल्स में से पहला था जिसको कि बहुत अजीम, इतनी बड़ी सक्सेस मिली कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, पूरी दुनिया में फैला। ठीक है जी। इन दिस शॉर्ट पीस फ्रॉम द बुक, रॉबिन्सन क्रूसो टेल्स अस हाउ ही बिकेम शिपरेक्ट। ये छोटा सा टुकड़ा जो हमने लिया है किताब में से, इसमें रॉबिन्सन क्रूसो में बता रहा है कि वो कैसे शिपरेक हुआ था, यानी उसका जहाज़ कैसे तबाह हुआ था। ठीक है जी। वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयज इन गुड वेदर ऑल्दो इट वॉज वेरी हॉट। हमने अपने लंबे सफ़र का आगाज़ किया। वॉयज कहते हैं लंबे सफ़र को, और उस ज़माने में लंबे सफ़र तो ज़ाहिर है अक्सर पानी के जहाज़ पे ही होते थे। तो हमने अपने लंबे से सफ़र का आगाज़ अच्छे मौसम में किया था, हालांकि काफ़ी गर्मी थी। आफ्टर अबाउट 12 days हाउएवर अ वायलेंट टॉर्नेडो केम फ्रॉम द नॉर्थ। तकरीबन 12 दिन गुजर गए थे सफ़र को चलते हुए। तो फिर लेकिन हाउएवर, लेकिन उसके बाद, यानी वो जो अच्छा मौसम था उसके साथ ये लेकिन लगा। मौसम तो पहले अच्छा था, लेकिन 12 दिन के बाद क्या हुआ, एक बड़ा ही तबाहकुन किस्म का तूफ़ान, जो गोल गोल घूमती हुई हवा होती है ना, तो ऐसा तूफ़ान जिसके साथ गर्दबात भी हो, समंदर के अंदर आए तो फिर लहरें भी उछलती हैं, और साथ में आंधी भी होती है, और बड़ा ज़बरदस्त हवाएं चल रही होती हैं, और बादल बड़े ज़बरदस्त काले काले आए हुए होते हैं, और बारिश भी साथ में होती है। तो बड़ा ख़तरनाक मौसम होता है, और चीज़ों को तहस नहस कर देता है, इधर से उधर उठा के पटक देता है चीज़ों को। तो एक बहुत ही तबाहकुन तूफ़ान आया नॉर्थ से, नॉर्थ यानी कह लें कि ऊपर की जानिब से। अगर मैप में देखें, नक्शे में देखा जाए तो नक्शे में ऊपर की जानिब नॉर्थ होती है और नीचे की जानिब साउथ होता है। द वेव्स रोज हाई। लहरें बड़ी ऊंची ऊंची उठने लगी। स्काइज वर ब्लैक। आसमान काले हो गए थे बादलों की वजह से, जाहिर है। एंड द विंड हाउल्ड थ्रू द सेल्स। और वो जो हमारे सेल्स थे, वो जो बादबान थे हमारे जहाज़ के, उनसे टकरा टकरा के आवाज़ ऐसी आती थी हवा की, जैसे कि कोई भेड़िया हाउल कर रहा हो, भेड़िए की चीखने की आवाज़ आ रही हो। 2 मेंबर्स ऑफ द क्रू वर वॉश्ड अबोर्ड। 2 बंदे जो थे क्रू के, यानी वो जो लोग जो जहाज़ चलाने में मदद करने के लिए शामिल होते हैं, उनमें से 2 तो जहाज़ पे से बह के नीचे गिर गए थे, पानी में, समंदर में गिर गए थे। वॉश अबोर्ड का मतलब पानी ऐसा आया कि उस पानी के साथ साथ वो रेले के साथ साथ बह के नीचे गिर गए, या नीचे पानी में चले गए। एंड आफ्टर अ डे और टू द शिप बिगेन टू लीक। और कुछ 1 या 2 दिन के बाद क्या हुआ कि जहाज़ में लीक हो गया, यानी जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया। वी चेंज आवर कोर्स एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन। हमने अपना रास्ता तब्दील किया, चेंज आवर कोर्स, रास्ता तब्दील किया, एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन, और हम
अपने जहाज़ को हवा की मदद से चलाते हुए उस हरिकेन, उस तूफान में से बाहर निकाल के ले आए। बट द नेक्स्ट डे अ सेकंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस। लेकिन अगले दिन एक और बहुत ही खतरनाक तूफान ने हम पे हमला कर दिया। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड बट द सी वॉज वेरी रफ। हमें नज़र आ रहा था साहिल किसी अनजानी जगह का, पता नहीं कौन सी जगह थी, उसका साहिल नज़र आ रहा था, लेकिन द सी वॉज वेरी रफ। समंदर बहुत ही रफ था, यानी बहुत ही ज़्यादा उसमें तूफ़ानी कैफियत थी और खूब जवार भाटा था, बड़े ही लहरें उठ रही थी ऊंची ऊंची। द रेन डैश डाउन एंड द रेन डैश डाउन एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड। बारिश बड़ी तेज़ी से हमारे ऊपर बरस रही थी और हम खौफज़दा थे कि अपने करीब जो ज़मीन थी उसके करीब जाने की कोशिश करें कि ना करें। Our only hope was to clamber into a small boat and try to row to the shore. हमारी जो वाहिद उम्मीद थी वो ये थी कि हम गिरते पड़ते किसी तरह से सवार हो जाएं वो जो छोटी कश्तियाँ जहाज़ के साथ लगी होती हैं उनके ऊपर, और कोशिश करें कि अपने चप्पू चलाते हुए साहिल तक पहुंच जाएं। अच्छा, पूरा जहाज़ घुमा के साहिल के करीब लाना ख़तरनाक यूँ भी होता है कि जहाज़ नीचे किसी चीज़ से टकरा के टूट भी सकता है, तबाह भी हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल गहरे पानी में तो नीचे ऐसी चीज़ें इतनी ऊँची नहीं होती कि जहाज़ से टकराएँ, लेकिन जब साहिल के करीब आते हैं तो बाज़ औक़ात नीचे कोई ऐसी चट्टानें होती हैं जो जहाज़ से टकरा जाती हैं। तो पूरे जहाज़ को लाने के बजाय वो सोच रहे थे कि छोटी कश्तियों में बैठ के चप्पू चलाते हुए साहिल तक आ जाएँ। 4 of us managed to get the boat into the sea and we jumped into it. 4 हम में से 4 ऐसे थे जिन्हें वो इस काबिल हो सके कि उन्होंने कश्ती लेकर और समंदर में डाल दी और हम उसके ऊपर कूद पड़े। वी रोड विद ऑल आवर माइट। हमने अपनी पूरी ताकत लगा के जो है वो चप्पू चलाए। बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स। लेकिन लहरें ऐसी थीं जैसे कि पहाड़ हों। वी स्ट्रगल्ड ऑन। हम मेहनत कोशिश करते रहे। बट एट लास्ट अ जाइगैंटिक वेव greater than all the others hurled our little boat into the air and it sank beneath us. लेकिन आखिरकार एक बहुत ही बड़ी लहर ने जो है अब तक जितनी भी आई थी उन सबसे बड़ी, ग्रेटर देन ऑल द अदर्स, अब तक जितनी भी आई थी उन सबसे बड़ी थी वो। उसने उछाल फेंका हमारी कश्ती को हवा के अंदर और फिर हमारी कश्ती नीचे डूब गई हमारे हमसे। यानी हम देख रहे थे, हम भी उछल गए, जब कश्ती उछली तो हम भी उछले और फिर हम हमसे पहले कश्ती नीचे गिरी और उसके यकीनन परखचे उड़ गए होंगे जो वो ऐसे डूबती चली गई समंदर के नीचे। आई एम अ गुड स्विमर एंड फॉर एन आवर एंड अ हाफ आई बैटल्ड इन द स्टॉर्मी सी। मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ और तकरीबन एक डेढ़ घंटे तक मैंने जो है वो लड़ता रहा इस तूफ़ानी समंदर से। एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट ऑफ अ ह्यूज वेव as I caught sight of the coast, a huge wave would lift me up and carry me out to the sea again. जैसे ही मुझे नज़र पड़ती साहिल के ऊपर, एक और बड़ी सी लहर आती और मुझे उठा के वापस समंदर के में गहरे समंदर में फेंक देती। यानी मैं कोशिश कर रहा था तैरते तैरते कि तरह साहिल तक पहुंच जाऊं, लेकिन लहर आती और मुझे वापस उठा के पीछे फेंक देती। आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन एंड अगेन। मैं साहिल तक पहुंचने की बार बार कोशिश करता रहा। एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रेजिंग सीज अगेन एंड अगेन। और ये जो गुस्से में समंदर था मुझे वापस भी फेंकता रहा समंदर के बीच में बार बार। एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड टुवर्ड्स द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड। आखिरकार कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि मुझे उठा के फेंक दिया समंदर ने साहिल की तरफ और मैं गिर पड़ा बिल्कुल थकन से चूर मिट्टी पर, साहिल की मिट्टी पर, रेत पर। द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई। रात बिल्कुल अंधेरी थी, एक सितारा भी आसमान पे नहीं था। एंड आई न्यू दैट लाइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस। और मैं जानता था कि यहाँ मिट्टी पे पड़े रहना ख़तरनाक हो सकता है, किसी वक्त भी समंदर वापस चढ़ेगा और फिर खींचे ले जाएगा। ठीक है। आई क्रॉल्ड अवे फ्रॉम द सी एज फास्ट एज आई कुड एंड केम टू सम बुशेज एंड ट्रीज। तो और दूसरा है कि आपको जब साहिल पे पड़े होते हैं तो दूर से देखने से भी नज़र आ जाते हैं कि कोई चीज़ पड़ी है, तो अपने आप को एकदम से एक्सपोज कर देना, पता नहीं कौन लोग हों, किनका इलाका है, कौन सा मुल्क है, कौन सी जगह है, कुछ पता ही नहीं है। तो आई क्रॉल्ड अवे। मैं अपने क्रॉलिंग करता हुआ, अपनी खूनियों के बल घसीटता हुआ, अपने आप को घसीटता हुआ समंदर के साहिल से जितना तेज़ हो सकता था उतना तेज़ निकल आया वहाँ से और कुछ झाड़ियों और दरख्तों के बीच में जा पहुँचा। आई डेंट नो व्हाट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी
इन द फॉरेस्ट। तो मुझे भी नहीं पता था कि जो अभी जंगल मेरे सामने आ रहा है उसमें कौन से जंगली जानवर मौजूद होंगे। सो आई क्लाइम्ड अप वन ऑफ द ट्रीज एंड मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस। और तो मैंने क्या किया, मैं ऊपर चढ़ गया एक दरख्त के, और अपने आप को थोड़ा मैंने आरामदेह जगह पे पहुंचा दिया, दो बड़ी बड़ी सी शाखों के दरमियान। जब शाखें दो बड़ी बड़ी सी होती हैं उसके बीच में एक यू सा बनता है, उसके अंदर आप अगर बड़ा सा दरख्त हो तो उसमें आप लेट भी सकते हैं। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड। और वहाँ मैं अपने रात भर जो है वो सो के गुजारी, जितना अच्छा मैं सो सकता था उतना अच्छा। इन द मॉर्निंग आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी एंड देयर वाज आवर शिप। और फिर सुबह के वक्त मैंने देखा अब समंदर की तरफ, तो वहाँ हमारा जहाज़ खड़ा था। अ क्वार्टर ऑफ अ माइल अवे फ्रॉम द शोर। साहिल से कोई तकरीबन क्वार्टर माइल यानी चौथाई मील दूर। I came down the tree and found a stream where I drank some of the cool fresh water. फिर मैं नीचे उतर आया दरख्त से और मुझे मिल गया एक झरना सा, जहाँ से मैंने पिया कुछ ठंडा ठंडा पानी। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन। फिर मैं नीचे लेट गया और दोबारा आंख लग गई मेरी। द सन वॉज हाई द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन आई वोक अप। सूरज आसमान पे काफ़ी ऊपर चढ़ चुका था जब मेरी आंख खुली, यानी दिन का वक्त काफ़ी दिन निकल आया था। I resolved to go out to the ship and to try and bring back some things which would be useful to me in on the island. मैंने फ़ैसला किया, रिज़ॉल्व मैंने दिल में फ़ैसला किया कि मैं जाऊं और जहाज़ पे से लेके आऊं कुछ ऐसी चीज़ें, कोशिश करूं कि वापस लेके आऊं कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे काम की होंगी मेरे लिए इस जज़ीरे पर, आइलैंड जज़ीरा। आई प्लंज्ड इन द सी एंड मेड फॉर द शिप। मैंने डुबकी लगा दी इस समंदर में और फिर जहाज़ की तरफ जाने का सफ़र शुरू किया। एट लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम, काफ़ी मेहनत के साथ तैरने के बाद, आई मैनेज टू रीच इट, मैं कामयाब हो गया वहाँ तक पहुँचने में। डिस्कवर्ड अ रोप हैंगिंग ओवर द साइड, और मैंने पाया कि एक रस्सी लटकी हुई है उसकी एक साइड्स की तरफ से। विद ग्रेट डिफिकल्टी, काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद, आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप एंड रीच द डेक। तो मैंने अपने आप को खींचा, रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ा लिया और मैं अर्शे तक पहुंच गया। जहाज़ का अर्शा जहाँ जहाज़ के ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पे खड़े होते हैं जहाज़ पे। द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड एवरीथिंग। तूफान से हर चीज़ तबाह हो गई थी, हर चीज़ ख़राब हो गई थी। देयर वर ब्रोकन मास्ट एंड टॉर्न सेल्स एंड पीसेस ऑफ रोप ऑल ओवर द शिप। वहाँ पे टूटे हुए जो मास्ट थे, सेल्स थे, जो हमारे बादबान थे, बादबान को उठाने वाली लकड़ियाँ थीं, वो सब टूटे पड़ी थीं। और रस्सियों के टुकड़े थे जहाज़ के ऊपर जगह जगह। आई वेंट डाउन इनटू द केबिन्स एंड फाउंड एन एक्स। मैं केबिन जो बने हुए थे जहाँ कमरे होते हैं जहाँ रहते हैं जहाज़ के ऊपर, मैं उन केबिन्स में गया, वहाँ मुझे एक कुल्हाड़ी मिली। ऑन डेक अगेन, और वापस डेक पे आया, मैं वापस अर्शे पे आया। आई कट द मास्ट एंड रोप एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल राफ्ट। तो मैंने क्या किया, वो जो मास्ट थे, जो वो जो लंबे लंबे खंबे नुमा होते हैं इनके ज़रिए से सेल्स या बादबान बांधे जाते हैं, तो वो लकड़ी के, उनको मैंने काटा और रस्सियाँ ली और बना लिया अपने लिए एक छोटा सा राफ्ट। राफ्ट क्या होता है, पानी पे चलने वाला एक स्ट्रेट सी कश्ती, सीधी सी कश्ती। ठीक है, राफ्ट जो है वो इस तरह से होगी कि वो तने जोड़ लिए जाते हैं और उनको रस्सियों से बांध लिया जाता है, तो इसकी मदद से जो है वो आप पानी पे कुछ ना कुछ तो तैर लेते हैं। ठीक है, ऐसा एक राफ्ट बना लिया मैंने। I managed to get this raft into the sea and tie it to the vessel with a rope. तो मैंने क्या किया कि इस कामयाब हो गया मैं इस काम में कि इस राफ्ट को, इस लकड़ी के राफ्ट को मैं समंदर में धक्का दे दिया मैंने ऊपर से इसको, और बांध दिया इसको अपने जहाज़ के साथ। वेसल, जहाज़ को भी का एक नाम वेसल भी है। विद अ रोप, रस्सियों से, एक रस्सी से। आई फाउंड सम ऑफ द सीमेंस बॉक्सेस ऑन बोर्ड एंड फिल्ड देम विद स्टोर्स, ब्रेड, राइस एंड चीज़। तो मुझे कुछ जो समंदर पे जहाज़ के कुछ मल्लाहों के डब्बे मिले। ऑन बोर्ड का मतलब जहाज़ के ऊपर। एंड फिल देम, तो मैंने वो भर लिए कुछ सप्लाईज से, स्टोर से, सामान से। क्या क्या सामान था, जैसे कि ब्रेड थी, राइस थे, चावल थे, चीज़ था। ऑल दीज आई पाइल्ड ऑन द राफ्ट, एंड ये सब सामान उठा के फिर मैंने राफ्ट जो नीचे बनाया था उसके ऊपर ढेर लगा दिया, जो नीचे समंदर पे तैर रहा था। एंड हैविंग फाउंड अ ब्रोकन ओर, आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वेसल एंड स्टार्टेड फॉर द शोर। तो फिर मुझे एक और भी मिल गया, एक चप्पू भी मिल गया बड़ा सा, तो जो कि टूटा हुआ था। तो मैंने वो ढूंढा तो वो मिल गया मुझे, और मैं निकल पड़ा, कास्ट ऑफ निकल पड़ा उस जहाज़
से को खुदाफिज किया मैंने। वैसल, जैसे मैंने कहा कि पानी के जहाज़ को वैसल भी कहते हैं, तो कास्टिंग ऑफ का मतलब किसी चीज़ को अलविदा कहना। तो मैंने जहाज़ को अलविदा कहा और वापस सफ़र शुरू किया साहिल की तरफ। मैन आई रीच द सैंड आई कैरीड द थिंग्स अप ऑन द ड्राई लैंड। जब मैं ज़मीन पे पहुंचा तो वो सामान उठा के मैंने खुश जगह पे पहुंच गया मैं, खुश ज़मीन पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलोंग द शोर एंड अप अ लिटिल हिल। अगली सुबह मैं चला गया साहिल के साथ साथ और ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी सी थी, उसके ऊपर चढ़ा। फ्रॉम देयर आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन एन आइलैंड। वहाँ पर चढ़ के मैं देख सकता था कि मैं एक जजीरे पर हूँ। आई वॉज अ प्रिजनर विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड। मैं एक तरह से कैदी था इस बगैर किसी दोस्त के इस पूरी दुनिया में। देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट वाइल्ड बीस्ट। ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं रहता इस पूरे जजीरे पर सिवाय जंगली जानवरों के। द नेक्स्ट डे आई वेंट बैक अक्रॉस द सी एंड बॉट मोर स्टोर्स फ्रॉम द शिप। और अगले दिन मैं फिर गया समंदर क्रॉस करके। अब चूंकि मेरे पास राफ्ट भी आ गया था तो राफ्ट पे ज़रा आसानी हुई होगी, तैर के नहीं जाना पड़ा होगा। तो आई वेंट बैक अक्रॉस द सी एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स फ्रॉम द शिप। ज़्यादा मजीद सामान मैं शिप पे से ले आया। एवरी डे आई टॉयल्ड। आई ब्रॉट stools, wood, rope, nails, sails, and clothes, guns and ammunition, and sugar and flour and bread. In one of the wooden boxes, I found gold and silver coins. The sunshine made them sparkle. तकरीबन हर दिन ही मैंने बहुत सख्त मेहनत की। टॉयल का मतलब बहुत सख्त मेहनत का काम करना। और मैं लेके आया वहाँ से मुख्तलिफ़ तरह के औज़ार, लकड़ी, रस्सी, कीलें और बादबान, कपड़े और गन्स का एम्यूनेशन, यानी जो बारूद, गोला बारूद उसका, और चीनी और आटा और ब्रेड। और एक वुडन बॉक्स में तो मुझे सोना और चांदी भी मिल गए थे, और जो कि सूरज की धूप में बड़े अच्छे चमक रहे थे। वट यूज़ आर यू टू मी? तुम मेरे किस काम आओगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एवरी वन इन द वर्ल्ड डिज़ायर्स यू बट मी। दुनिया में हर शख्स को की चाहत है कि तुम उसे मिलो, लेकिन मेरे अलावा। यानी दुनिया में हर शख्स चाहता है कि सोना चांदी उसको मिले, लेकिन मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, मेरे कोई दोस्त ही नहीं है यहाँ। मैं किसको पैसे दूंगा, किससे क्या खरीदूंगा? तो व्हेन आई गॉट बैक टू माई आइलैंड आई नोटिस द स्काई वॉज ब्लैक। जब मैं वापस जजीरे पहुंचा तो मैंने गौर किया कि आसमान फिर काला था। ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड फ्रॉम द वेस्ट। अब इस दफ़ा मगरब की तरफ से बड़े बड़े बादल आ रहे थे। एंड द रेन पोर्ड डाउन। और फिर बारिश फिर तेज़ी से गिरने लगी, फिर बारिश होने लगी। आई सॉ द शिप आउट एट सी राइज एंड देन सिंक बीनीथ अ ह्यूज वेव। मैंने देखा कि जहाज़ एक बड़ी सी लहर के साथ ऊपर उठा और फिर नीचे बैठ गया, नीचे डूब गया। During the next few months, I busied myself in making a house with a strong stockade around it. मैंने अगले कुछ महीने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया कि मैं एक घर बनाऊं जिसके चारों तरफ एक अच्छी सी बाड़ लगाऊं। स्टॉकेड होता है लकड़ी की मदद से कोई ऐसी बाड़ बनाना जिसके ज़रिए से फिर आप जंगली जानवर वगैरह अंदर दाखिल ना हो सकें। यानी वो एग्जैक्टली घर नहीं होगा, पहले बाड़ सी बनेगी, उस बाड़ से कुछ फासले के बाद बीच में घर बनेगा। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, कोई बाड़ को क्रॉस करने की कोशिश करे तो भी आप देख सकते हैं। वो बाड़ क्रॉस करते ही फ़ौरन ही आपके घर नहीं पहुँच सकेगा, बल्कि बीच में कुछ फासला भी होगा। ठीक है ना? तो यूँ समझ लें कि ये स्टॉकेड होगी, बीच में ये आपका घर होगा। स्टॉकेड जो होगी वो भी खड़े हुए बड़े बड़े से डंडे या तने होंगे, जिनकी मदद से ऐसे उनको साथ जोड़ जोड़ के बांध के ऐसे चारों तरफ बनाई जाएगी। ठीक है जी। तो आई यूज़ वन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द शिप फॉर द रूफ। छत के लिए मैंने एक बादबान को इस्तेमाल किया। आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स। मैंने दरख्तों के तने काटे। एंड कैरिड देम टू द हाउस। उनको उठा के घर तक लेके गया। एंड स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स। और फिर आहिस्ता आहिस्ता है कि मैंने एक बड़ी मजबूत सा स्टॉकेट बनाया, एक बाड़ बनाई, ताकि मैं जंगली जानवरों को दूर रख सकूं। द मंथ्स पास्ट इन हार्ड वर्क। महीने गुजर गए सख्त मेहनत के काम में। एंड वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड। एक दिन मैं निकल खड़ा हुआ कि मैं देखूं, तलाश करूं, ढूंढूं ज़रा कि इस पूरे जजीरे पर और क्या है। द जर्नी टुक मी 3 days। ये सफ़र में मुझे 3 दिन लगे। एंड व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली। और जब मैं दूसरी तरफ पहुंचा इस जजीरे के, तो मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खुशकुन सी एक वादी नज़र आई। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स। और वहाँ पे जो है वो जंगली खुदरा किस्म के अंगूर लगे हुए थे और लीमू थे। एंड आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ दीज एंड टुक देम बैक टू माई हाउस। मैंने जमा कर लिए। आ क्वांटिटी यानी काफ़ी सारे जमा किए और मैं उनको वापस अपने घर लेके गया। वन डे इन द फॉरेस्ट नॉट फार। एक दिन जंगल में, ज़्यादा दूर नहीं,
नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स, मैंने मुझे कुछ जंगली बकरे मिले। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन व्हेन आई सॉ एट माई फीट अ बेबी गोट, मैं अभी गोली मारने ही वाला था एक को कि जब मैंने एक बकरी का बच्चा अपने पैरों के पास देखा। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसको उठा लिया। एंड कैरीड इट होम विद मी, उसको अपने घर ले गया। एंड इन अ फ्यू डेज इट बिकेम क्वाइट टेम एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड, कुछ ही दिनों में बहुत पालतू हो गया था, जैसा मैं कहता था वैसा करता था। होते हैं ना बकरे बकरियां या जानवर इस तरह से पालतू हो जाते हैं, आपकी भी बातें मानते हैं। तो इट नेवर लेफ्ट माई साइड, और मुझे कभी नहीं छोड़ के जाता था। आफ्टर अ ईयर और टू ऑन द आइलैंड, साल दो साल जजीरे पे गुजारने के बाद, आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट, मैंने फैसला किया कि मैं छोटी सी कश्ती बनाऊंगा। आई चोज द वुड केयरफुली, मैंने बहुत ध्यान और बहुत एहतियात से लकड़ी चुनी। एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स, और कई महीनों तक उस लकड़ी को काट काट के, टिम्बर कहते हैं लंबी लंबे तख्ते बनाना लकड़ी के, तो उन दरख्तों को काट काट के तख्ते बनाए, कई महीने लग गए इस काम में। आई मेड अ सेल फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्रॉम द शिप, वो जो जहाज़ पे से कैनवस, बड़ा तरपाल का कपड़ा लेके आया था, उसकी मदद से मैंने अपने सेल बनाए, बादबान बनाए। एंड विद अ गुड विंड द बोट सेल्ड वेल, और एक अच्छी जब हवा चलने लगी तो वो कश्ती अच्छी रफ्तार से जो है वो हवा के साथ समंदर पे चलना शुरू किया उसने। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ मड, मैंने सिखाया अपने आप को खुद, यानी खुद से सीखा मैंने कि कैसे मिट्टी से जो है वो बर्तन बनाए जाते हैं। एंड हाउ टू मेक देम हार्ड एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग देम, और कैसे उनको मजबूत बनाया जाता है और सख्त बनाया जाता है उनको आग लगाकर। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, तो मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं हम कच्चे बर्तन है, लेकिन आप चाहें तो उन बर्तनों को पक्का बर्तन भी बना सकते हैं उनको आग के अंदर गर्म करके। आई ग्रीव सम कॉर्न एंड राइस, और मैंने कुछ खाना उगाना भी सीख लिया, तो मैंने कुछ भुट्टे उगाए, चावल उगाए, एंड ऑल्सो सम वीट, और कुछ कुछ गंदम भी उगाई। एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, और मैंने अपने आप को सिखाया, यानी मैंने खुद से सीखा कि ब्रेड कैसे बनाते हैं। माई लाइफ ऑन द आइलैंड वॉज अ हैप्पी वन, इस आइलैंड पे मेरी ज़िंदगी भी खुशकुन अंदाज से गुजरने लगी। आई हैड अ गुड हाउस, प्लेंटी टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास अच्छा सा घर था, काफ़ी था खाने के लिए और काफ़ी काम भी करने के लिए था। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सी व्हेन आई सडनली लुक्ड डाउन, एक दिन जब मैं चलता हुआ जा रहा था समंदर के साहिल पे, अपने घर के बारे में सोच रहा था जो समंदरों के पार था, मैंने अचानक नीचे देखा। देयर वॉज देयर ऑन द सैंड, वहाँ ज़मीन पर, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, वॉज अ क्लियर फुटप्रिंट, एक बहुत सा वाज़ेह पाँव का निशान था। इट वॉज नॉट माइन बट द फुटप्रिंट ऑफ अनदर मैन, ये मेरे पाँव का निशान नहीं था बल्कि किसी और आदमी के पाँव का निशान था। अब क्या होगा? तो ये एक्सट्रैक्ट इसीलिए देते हैं कि आप जो है वो पढ़ें, और पढ़ के दिलचस्पी आपके अंदर पैदा हो, आप सोचें कि बड़ा मज़ेदार है, मुझे आगे पढ़ना चाहिए, और फिर उसको आप आगे मज़ीद पढ़ें। ठीक है, तो ज़रूर पढ़ें जी, बड़ा मज़ेदार सा नावल है, जैसे कोई वजह होगी जो इतना मशहूर है दुनिया में। ठीक है, सवाल जवाब देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। वो हु वॉज डिफो, डैनियल डिफो कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा बता दिए। डैनियल डिफो वॉज अ पोएट एंड राइटर हु रोट, ये जो क्या नाम है इस नावल का, रॉबिन्सन क्रूसो। एंड ही यूज्ड टू राइट पोएम्स एंड ही यूज्ड टू राइट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से करके कुछ तीन चार जुमलों को मिला के आप इनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगेन कोशिश करें अपने अल्फाज में दें। व्हाट हैपेंड अबाउट 2 weeks आफ्टर रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड हिज वॉयज, अबाउट 2 weeks आफ्टर रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड हिज वॉयज, स्टॉर्म स्टक। अब स्टॉर्म कह लें, आप थंडर स्टॉर्म कह लें, आप टॉर्नेडो कह लें, बुक के अल्फाज इस्तेमाल करके बात बना सकते हैं। तो ये जवाब भी आसान है कि 2 हफ्ते बाद क्या हुआ था। अच्छा जी, What did Robinson Crusoe take from the ship? In your opinion, which items would have proved most useful? अच्छा सवाल है। रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या क्या सामान लिया, वो तो लिस्ट आप बना लीजिएगा। जवाब ऐसे देंगे कि द थिंग्स दैट रॉबिन्सन क्रूसो टुक फ्रॉम द शिप, टुक क्यों आएगा, क्योंकि टेक की पास्ट टेंस है, डिड की वजह से टुक आएगा। द थिंग्स दैट ही टुक फ्रॉम द शिप वर, ये जो भी आप लिस्ट है वो बना देंगे आप। उसके बाद आप बताएंगे कि इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल में
क्या चीज़ ज़्यादा काम की हो थी उसमें से। तो अब ये आप बताएंगे। इन माय ओपिनियन, फॉर एग्जांपल, इन माय ओपिनियन द रोप वाज द मोस्ट यूजफुल थिंग बिकॉज इट वाज यूज्ड टू टाई अप द राफ्ट एज वेल एज द बोट दैट ही मेड। या इस तरह से आप जो भी कहें, द कैनवस वाज मोस्ट यूजफुल, द गन वाज मोस्ट यूजफुल, द मनी वाज मोस्ट यूजफुल, वट एवर यू थिंक इज द मोस्ट यूजफुल थिंग, आपको इसके उसके बारे में बताना है। फिर ये बताना है कि ऐसा क्यों समझते हैं आप। ठीक है। हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड। रॉबिन्सन क्रूसो ने कैसे मालूम किया कि वो एक आइलैंड पर रहता है। ही डिस्कवर्ड दैट ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड बाय क्लाइंबिंग अप ऑन अ। अब ये इतना तो आप खुद बता सकते हैं आगे क्या हुआ था। ठीक है जी। व्हाट आर सम ऑफ द टास्क रॉबिन्सन क्रूसो डिड ऑन द आइलैंड। वो क्या कुछ काम थे जो रॉबिन्सन क्रूसो ने जजीरे पे पहुंचे किए। तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आप वो ये बना सकते हैं। आफ्टर रीचिंग द आइलैंड, रॉबिन्सन क्रूसो first collected more things or from the ship. Then he made a house. Then he made a house and made um, a stockade around the house. And then he taught himself how to uh, cook bread and how to make pots. And there were so many things that he did. तो वो पूरी तफसील में से आप चीज़ें लिख सकते हैं। 5-6 चीज़ें भी लिख दें तो काफ़ी हो जाएगा। अच्छा जी। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स ही फाउंड ऑन द आइलैंड। वो क्या चीज़ें थी जो उसको जजीरे में मिली, ये भी आप बता सकते हैं। सम ऑफ द थिंग्स दैट ही फाउंड ऑन द आइलैंड वाज, फर्स्ट ही फाउंड अ स्ट्रीम टू ड्रिंक फ्रॉम। Then when after he was searching the island, he found a valley where he found, क्या क्या मिला था उसको। उसको वहाँ पे अंगूर मिले थे, लाइम मिले थे। He also found goat। और आखिरी सवाल तो नहीं है ना? नहीं, बस ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको मिली थी जजीरे पे। What do you think happened to the others on the boat? Of course, ये अपने तरफ से आप लिख सकते हैं, लेकिन बात तो बहुत वाज़ेह सी है। We think that everyone on board must have been killed because Robinson Crusoe was alone there on the island for months and months. And if anyone else had anyone else survived, he must have somehow reached the island. तो यूं करके आप बात बता सकते हैं। एक ही ख्याल बनेगा ऑलमोस्ट सबका इसमें। रॉबिन्सन क्रूसो डिड नॉट टेक द गोल्ड कॉइन्स। डू यू थिंक दैट दे वुड हैव कम यूजफुल। रॉबिन्सन क्रूसो ने सोने के सिक्के फिर नहीं इस्तेमाल किए, नहीं लिए, क्या आपके ख्याल से वो काम आते। अभी आप अपना ख्याल बताइए कि क्या उस जजीरे पे उन सोने के सिक्कों का कोई काम था, कोई इस्तेमाल था उन सोने के सिक्कों का। जो उसने कहा था ना कि दुनिया तो बड़ी तुम्हारे पीछे भागती है लेकिन मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपके ख्याल है कि हाँ उस जजीरे पे उनका कोई इस्तेमाल नहीं था, तो आप वजह बताएंगे क्यों कोई इस्तेमाल नहीं था। आसान सा सवाल है, मुश्किल तो नहीं है। और अगर आप समस्या नहीं सोने के सिक्के ले लेने चाहिए थे, तो आपको बताना चाहिए कि फिर क्यों ले लेने चाहिए थे। कि वो कहीं और जाता तो फिर उन सिक्कों की मदद से कुछ खरीद सकता था। तो इस तरह की बात अगर कोई करना चाहे तो वो यूँ भी बात की जा सकती है। दोनों जवाब सही कहलाएंगे। ठीक है जी। तो ये इसके सवाल जवाब थे। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, कोशिश कीजिए सवाल जवाब मैं बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली क्लियर करके नहीं बताता हूँ, ताकि आप खुद जवाब बताएं। थोड़ी कोशिश करें, ज़्यादा आपका ध्यान इस तरफ हो कि सर आप चैप्टर खुद से समझें और फिर जवाब खुद से बनाएं, और फिर वो जवाब बना के मुझे दिखाएं कि आपने कैसे जवाब बनाए हैं। और अगर उसमें कोई कमी बेशी होगी तो फिर मैं उसको इम्प्रूव करवा दूंगा। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और होपफुली अगर आपको कुछ समझना होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। आपको वैसे तो यहाँ कमेंट सेक्शन से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने मेरा ईमेल एड्रेस मांगा था, तो वह भी बता देता हूँ मैं। मेरा ईमेल एड्रेस है जी डायरेक्टर, ये ठीक है, @MSESLFC, MSES लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर जैसे ऊपर लिखा हुआ है .onmicrosoft.com। ठीक है जी। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है, आप इस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर, किसी और चैप्टर, किसी और पोम के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।